नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम इंटेंट रोजगार चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे वर्णमाला के क्रम में स्वरों का वर्गीकरण हम दो आधार पे पढ़ चुके हैं। पहला था हमारा मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन हमने दो प्रकार से किया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने मुख के खुलने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसके आधार में उच्चारण के दृष्टि से भी स्वरों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वरों के क्रम में एक हमने स्वर आपको बताया था, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है मुख्यतः तो हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जानकारी हम आपको प्रदान किए दे रहे हैं कि प्लुत स्वर होता कहाँ क्या है। तो मात्रा के आधार पर जहां पर हमने ह्रस्व और दीर्घ स्वर पढ़ा था संस्कृत भाषा में, वहां पे प्लुत स्वर को भी शामिल कर लिया जाता है। तो संस्कृत भाषा में अगर संस्कृत व्याकरण की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिनमें से ह्रस्व और दीर्घ स्वर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लुत स्वर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्लुत स्वर का मतलब होता है मात्रा में तीन। ठीक, जिस प्रकार जैसे प्लुत स्वर की अगर परिभाषा लिख लेते हैं तो दीर्घ स्वर की अपेक्षा स्वरों का उच्चारण करने में अधिक समय लगे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण जो है बहुत पूछा जाता है, जैसे आप ओम ये आपका पूछा जाता है और इसके आगे दृष्टि। तो ओम के उच्चारण में मात्रा के आधार पर किस स्वर का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो ओम के आधार पर आप प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्लुत स्वरों का प्रयोग मुख्यतः नाटकों के मंचन, नाटक जो होते हैं, आल्हा, वीर रस का प्रधान भाव होता है आल्हा में तथा संवाद का मतलब हमारा जो, जैसे आपके गांवों में रामलीला होती होगी, अन्य भी नाटक, उसमें जो संवाद होता है, अभिकर्ताओं द्वारा जो संवाद किया जाता है, उसमें भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का मतलब होता है श्वास को खींचना। आई होप प्लुत स्वर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। ये आपका स्वर कंप्लीट हो गया। इसके जो एक कुछ विशेष तथ्य हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, स्वरों के विशेष तथ्य, स्वरों के विशेष तथ्य, ये आपको हम थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे। चलिए देख लेते हैं भाई स्वरों के विशेष तथ्य क्या होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, वीडियो एग्जाम में काफी पूछा गया है, जैसे री। तो री का उच्चारण किस प्रकार से मुख्यतः किया जाता है? ऑप्शन में आपका होगा तत्सम, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन में आपके होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा शब्द देगा देशज, या दे देगा एक और दो। ठीक, तो इस क्रम में पूछा जाता है, रे का उच्चारण हमेशा तत्सम शब्द में होता है। ठीक है भैया, रे का जो उच्चारण होता है हमेशा तत्सम में होगा।
तद्भव में कभी नहीं होता है। री का उच्चारण सदैव तत्सम में होता है, तत्सम में होता है। इसलिए इसे तत्सम स्वर भी कहते हैं। ठीक, अगर पूछा जाता है निम्न में से तत्सम स्वर कौन सा है तो आप री ऑप्शन पे टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। हाँ, इसी क्रम में अगर री तत्सम है तो शेष स्वर क्या होंगे? अगर भाई हमारा री तत्सम है तो शेष जो सभी स्वर होंगे, शेष सभी स्वर तत्सम तथा तद्भव दोनों होते हैं भाई, दोनों होते हैं। ठीक है। री तत्सम होता है, जो हमारे शेष सभी स्वर होते हैं वो तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपका एक विशेष तथ्य हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आता है मात्रा के आधार पर स्वर क्या होते हैं। मात्रा के आधार पर, जैसे हमने आपको बताया था कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था, तो अल्प भी ऐसे किए थे ना। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। मात्रा के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। यहां प्राण का मतलब होता है वायु से। जब हम मुख से कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ हवा बाहर निकलती है, तो कोई भी स्वर का आप उच्चारण करेंगे तो उसमें अल्प मात्रा में ही हवा आपके मुख से बाहर निकलेगी। इसीलिए जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और बनता है स्वर तंत्रियों में कंपन से। ठीक है, स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? स्वर तंत्रियां जो हमारी गला होता है इसमें कंपन होता है। जैसे कोई भी वर्ण का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कुछ ना कुछ कंपन होता है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर किस क्रम में रखे जाते हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे आपको अभी जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो उसमें अघोष और सघोष वर्ण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में पूछा जाता है कि हमारे जो स्वर होते हैं वो स्वर तंत्रियों के आधार पर अघोष होते हैं कि सघोष होते हैं। चलिए आपको क्लियर कर देते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं भाई? घोष होते हैं। सभी स्वर घोष, घोष ब्रैकेट में आप इसको सघोष भी लिख सकते हैं, सघोष। ठीक है भाई, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये आपका एक विशेष पॉइंट है, स्वर तंत्रियों के आधार पर सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं, क्योंकि सघोष का मतलब क्या होता है? घोष के साथ। अब कोई भी स्वर का आप उच्चारण करेंगे तो आपके स्वर तंत्रियों में कुछ ना कुछ कंपन होगा। ठीक है, यानी कि स्वरों का उच्चारण कंपन के साथ होगा। जैसे आ देखिए कंपन हुआ, ई देखिए, तो इसी प्रकार आप जान सकते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं भाई? घोष और सघोष। ऑप्शन में चाहे आपको घोष मिल जाए चाहे सघोष मिल जाए, दोनों का मतलब एक ही है। घोष का मतलब भी होता है कंपन के साथ, सघोष का मतलब भी होता है कंपन के साथ। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन आपके और हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं।
क्वेश्चन अब आगे क्या बनता है कि स्वर, भाई स्वर का उच्चारण होता है तो कहीं ना कहीं तो जबान आपकी क्या किसी भी मुख के भाग से छूती होगी। जैसे आप व्यंजन पढ़ेंगे तो कंठ वर्ण कौन सा है, दंत वर्ण कौन सा है, तालव्य वर्ण कौन सा है, मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, तो उस क्रम में स्वरों का भी क्रम होता है। तो पूछा जाता है कि स्वरों के उच्चारण में जो आपकी जिह्वा होती है मुख के किस भाग से टच नहीं करती है, यानी कि नहीं छूती है। किसी भी स्वर का उच्चारण कर लीजिए, आपकी जो जबान होगी या जीवा होगी वो मुख के उस भाग से आपका टच नहीं करेगी। चलिए तो स्वर लिख लेते हैं भाई। स्वर ध्वनियों में कोई भी स्वर दंत स्वर नहीं होता है। ठीक, स्वर के उच्चारण में आप किसी भी स्वर का उच्चारण कर लीजिए, आपकी जो जुबान है वो दंत में नहीं छुएगी, इसीलिए कोई भी स्वर दंत स्वर नहीं होता है। ये आपको एक विषय तत्व के रूप में जानकारी प्रदान की गई है। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं भाइयों, 2 क्वेश्चन के बाद आपको विराम दे देंगे। ठीक है, चलिए दंत स्वर नहीं होता। अब एक क्वेश्चन आता है अयोग वाह से। अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं? एक क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अयोग वाह जो स्वर होते हैं, हमने आपको बताया था अयोग वाह स्वर और व्यंजन दोनों में रखे गए हैं। तो अयोग वाह जो होते हैं वो तत्सम है कि तद्भव है? तो एक भाई लिख लेते हैं अयोग वाह, ठीक, ध्वनियों का प्रयोग, अयोग वाह ध्वनियों का प्रयोग जो होता है मुख्यतः तत्सम शब्दों में किया जाता है। मुख्यतः तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक, तो वहां पे ऑप्शन में तद्भव मिलेगा, तत्सम भी मिलेगा, देशज और विदेशज, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो अयोग वाह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे अश्रु हो गए ना, ऐसे आपके शब्द जो हो गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अयोग वाह का मुख्यतः प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। इसी क्रम में अयोग वाह में 2 शब्द होते हैं, एक होता है आपका विसर्ग, एक होता है अनुस्वार। उनको भी इसी टाइम पे देख लेते हैं। विसर्ग जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को नॉलेज हो, विसर्ग का प्रयोग भी हमेशा तत्सम में ही करते हैं, क्योंकि तत्सम क्या होते हैं जो संस्कृत से आते हैं। हमने आपको एक चीज बताया था, ये होता है आपका विसर्ग, और इसका प्रयोग आप मुख्यतः संस्कृत भाषा के शब्दों में देखे होंगे। ठीक, जैसे प्रातः काल हो गया, दुख हो गया, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः किसमें? विसर्ग का प्रयोग मुख्यतः तत्सम तत्सम शब्दों में, भाषा नहीं होती भाई, तत्सम शब्दों में करते हैं। ठीक, ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसी क्रम में सिर्फ एक भाई ले लेते हैं बस। एक होता है आपका अनुस्वार, अनुस्वार को भी देख लेते हैं बस। विसर्ग हमारा हो गया, विसर्ग का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तत्सम भाषा में करेंगे। अब होता है, एक होता है अनुस्वार। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके ऊपर ये बिंदी लगती है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग जो होता है तत्सम और तद्भव दोनों में किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम और तद्भव दोनों में किया जाता है। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट है आपका, पूछा जाता है स्त्रीलिंग वर्ण कौन से होते हैं? नॉर्मल किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, विस्तृत जानकारी है।
कि आपको हमने पहले ही बताया था कि ये जो वर्णमाला है आपका फर्श से अर्श तक काम देगी। कहने का मतलब लोअर से अपर तक, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, अब वो एक होता है स्त्रीलिंग वर्ण, स्त्रीलिंग वर्ण या स्वर। कौन कौन से होते हैं भाई? तो ये होते हैं 3, छोटी ई, बड़ी ई और री। ये 3 वर्ण जो होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में अगर आपको देखने के लिए निम्न में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग वर्ण है, तो आप 3 को में से अगर एक ऑप्शन कोई वहीं पे देखने को मिलता है आप टिक कर देंगे। अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव में बनता है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है, 3 ऑप्शन को छोड़ के चौथा कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप आंख मूंद के उसको टिक कर देंगे। आई होप सरों की जो ये विशेष तथ्य की जानकारी थी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे उनका भी थोड़ा बहुत लाभ हो सके। धन्यवाद।